that the service is a single performance obligation in accordance with paragraph this. This is because the entity is providing a series of distinct services that are substantially the same and have the same, ठीक है, कि डिस्टिंक्ट सर्विसेज का मतलब ये है कि वो हर महीने सर्विस दे रहे हैं लेकिन उनका पैटर्न ऑफ सर्विस जो है वो सेम है. The services transferred to the customer over time and use the same method to measure progress, but is a time-based measure of progress. ठीक है, that is a time, कि हम उसको टाइम बेस्ड मेजर है कि साल का कॉन्ट्रैक्ट है तो हमने हर साल क्या करना है, हमने हर साल उसको मेजर कर लेना है कि जी एनुअली कितना चार्ज है. और टाइम बेस्ड एलोकेशन 12 से डिवाइड करेंगे और हर महीने हम रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करते जाएंगे. इन एक्सचेंज फॉर द सर्विस द कस्टमर प्रॉमिसेस 100 शेयर्स ऑफ इट्स कॉमन स्टॉक. ठीक है, अब यहाँ उसने जो एग्जांपल दी हुई है वो कह रहा है कि जी आपको पैसे नहीं मिलने, आपको नॉन कैश कंसिडरेशन मिलनी है. आपको जो मैंने डिस्काउंट वाउचर की एग्जांपल दी वो भी एक आगे जाकर डिस्कशन में आएगी एक एग्जांपल में. ठीक है, यहाँ पर वो कह रहा है कि जी आपने ये सर्विसेज के बदले में आपको शेयर्स मिलेंगे, कंपनी के शेयर मिलेंगे. ठीक है, ये जो कॉमन स्टॉक, कस्टमर प्रॉमिस 100 शेयर ऑफ इट्स कॉमन स्टॉक मीन शेयर्स पर वीक ऑफ सर्विस, अ टोटल ऑफ 50 कॉन्ट्रैक्ट. कहता है आप एक हफ्ता हमें सर्विस देंगे कंटिन्यूसली तो हम आपको 100 शेयर दे देंगे. इसका मतलब क्या हुआ कि ये टोटल डील कितने की हुई, मैं साल सर्विसेज प्रोवाइड करूंगा और कंपनी जो है वो मुझे 5200 शेयर जो है वो देगी. द टर्म इन द कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर that the share must be paid upon the successful completion of each week of service. और ये कंसिडरेशन मिलनी कैसे है, एक हफ्ता गुजरेगा तो 100 शेयर ट्रांसफर हो जाएंगे, यानी सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ वीक के बाद वो शेयर ट्रांसफर होते जाएंगे. तो हम इसे क्या करेंगे, टाइम प्रोपोर्शनेट के हिसाब से हम इसको हर वीक में 100 शेयर जो है वो ट्रांसफर करते जाएंगे. द एंट्री मेजर्स इट्स प्रोग्रेस टुवर्ड्स कंप्लीट सेटिस्फैक्शन और द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन एज ईच वीक ऑफ सर्विस इज. उसका पैटर्न ऑफ डिलीवरी ऑफ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन क्या है, वीकली सर्विस. ठीक है, तो जब हम हर वीक गुजरता है 100 शेयर के लिए हम एलिजिबल हो जाते हैं तो अल्टीमेटली हम रिकग्निशन कर लेंगे. टू डिटरमिन द ट्रांजैक्शन प्राइस and the amount of revenue to be recognized, the entity measures the fair value of 100 shares that are received upon completion of each weekly service. हर वीकेंड के ऊपर जो शेयर मिलेंगे हम उनकी फेयर वैल्यू डिटरमिन करेंगे, क्योंकि हमने पैसे तो दिए नहीं, हमने सर्विसेज दी हैं तो हम फेयर वैल्यू डिटरमिन करेंगे. The entity does not reflect any subsequent changes in the fair value of the shares received. The entity does not reflect any subsequent changes in the fair value of the share received or receivable in revenue. ठीक है, कहता है जी कि मैंने आज भी खत्म हुआ तो आज मैंने कहा कि जी हर शेयर जो है वो फर्ज करें हम कहते हैं जी लाइक 15 रुपीज का है, तो ये टोटल वैल्यू कितनी बन गई 1500 सॉरी. तो मैं क्या करूंगा, मैं शेयर्स को डेबिट कर लूंगा टू रेवेन्यू को क्रेडिट कर लूंगा, कितने से 1500 से, ये एंट्री हो जाएगी. ठीक है, और सब्सिक्वेंटली मैं इनकी फेयर वैल्यू के अंदर कोई चेंजेस नहीं लाऊंगा. ठीक है, शेयर की वैल्यू तो चेंज होती रहेगी ना, मतलब डे टू डे उतार चढ़ाव आएगा. तो अब क्या मैं रोज ये एंट्री चेंज करूंगा, मैंने रेवेन्यू के अंदर कोई चेंज नहीं लानी कि जी मैं कहूँ जी अच्छा जी अगले हफ्ते ये पहले वाले शेयर जो हैं ये 12 रुपए के हो गए, अब 1200 हो गया रेवेन्यू तो मैं इस रेवेन्यू को नो 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 ऐसा नहीं करना. कहता है वंस द फेयर वैल्यू ऑफ द शेयर्स आर डिटरमिन्ड एंड रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड एट दैट वैल्यू, देन हम उसको रेवेन्यू को चेंज नहीं करेंगे. आखिरी सेंटेंस तवज्जो तलब है. ठीक है, देखिए जरा क्या लिखा, एंटिटी डज नॉट रिफ्लेक्ट एनी सब्सिक्वेंट चेंजेस इन फेयर वैल्यू ऑफ द शेयर्स रिसीव्ड और रिसीवेबल इन रेवेन्यू. रेवेन्यू के अंदर वो चेंजेस नहीं है. ठीक है, ये जो शेयर्स हैं ये हमारे एक किस्म की इन्वेस्टमेंट बन जाएगी, उसके अंदर चेंजेस आ सकती हैं लेकिन ये नहीं करेंगे कि पूरी एंट्री चेंज कर देंगे.
अगर मैं फेयर वैल्यू मॉडल रिकग्निशन का लेता हूं तो शेयर जो मेरे 1500 के हैं, अगर मतलब ईयर एंड के ऊपर या जब भी मैं फेयर वैल्यू उसके एस्टिमेट करना चाह रहा हूँ उनकी वैल्यू चेंज हो जाती है, तो मैं शेयर्स को इफेक्ट दे के सेकंड इफेक्ट जो है वो फेयर वैल्यू गेन या लॉस को दे दूंगा। ठीक है, लेकिन रेवेन्यू को अब मैंने दोबारा नहीं छेड़ना, वो 1500 ही रहना। कंसिडरेशन पेएबल टू कस्टमर। अच्छा जी, सम टाइम हमें कस्टमर को पेनल्टी या इस तरह की कोई कंसिडरेशन पे करनी पड़ती है। एन एंटिटी दैट मैन्युफैक्चर्स कंज्यूमर गुड्स एंटर इनटू, ये जो पीछे वाली एग्जांपल है, पीछे जाओ, इसके अंदर लर्निंग आउटपुट ये है कि हमने जिस दिन वीक मुकम्मल होगा हमने उस दिन क्या करना है, अपनी एंट्री कर दी। ये जो लिखा हुआ है ना रिसीव्ड और रिसीवेबल, अगर तो वो वीकेंड के ऊपर हमें शेयर ट्रांसफर कर दें, उसकी फेयर वैल्यू डिटरमिन करेंगे और ये एंट्री कर देंगे। अगर वो ना करें तो फिर भी फेयर वैल्यू डिटरमिन करेंगे और इधर रिसीवेबल बुक कर लेंगे, रिसीवेबल टू रेवेन्यू। ठीक है, जिस दिन वो शेयर दे देंगे उस दिन एंट्री कर देंगे शेयर टू रिसीवेबल। ठीक है, ये 1500 से फिर आ जाएगी। और अब शेयर की वैल्यूएशन हम चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये अब एक किस्म की हमारी इन्वेस्टमेंट तस्वर की जाएगी। तो इन्वेस्टमेंट को फेयर वैल्यू के ऊपर आगे आप सिलेबस में FR2 में पढ़ेंगे कि हम जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको शेयर वैल्यू पे ले जा सकते हैं। लेकिन हाँ, हाँ जी, नहीं ये एक्चुअली इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं है, ये शेयर्स हैं। ठीक है, हाँ जी, ये आगे FA2 में पढ़ेंगे आप, फेयर वैल्यू गेन्स कैसे रिकॉर्ड करने हैं वो, फिर इस शेयर का मामला रह जाएगा। रेवेन्यू 1500 से बुक हो चुका हुआ, इसको मैं नहीं छेड़ सकता। चले, अच्छा जी, एन एंटिटी दैट मैन्युफैक्चर्स कंज्यूमर गुड्स एंटर्स इनटू 1 ईयर कॉन्ट्रैक्ट टू सेल गुड्स टू कस्टमर दैट इज लार्ज ग्लोबल चेन ऑफ रिटेल स्टोर्स। ठीक है, कि बड़ी बड़ी ये जो चेन है वो इस तरह एग्रीमेंट कर लेती हैं किसी पर्टिकुलर कंपनी के साथ कि आप हम 1 साल के लिए ये माल सप्लाई करेंगे। द कस्टमर commits to buy at least ₹15 million of product। ठीक है, 15 मिलियन, मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, करेंसी यूनिट यानी रुपीज इतने मिलियन की वो प्रोडक्ट खरीदेगा ड्यूरिंग द ईयर। द कॉन्ट्रैक्ट आल्सो रिक्वायर द एंटिटी टू मेक ए नॉन रिफंडेबल पेमेंट ऑफ ₹1.5 million टू द कस्टमर। कस्टमर अपनी सिक्योरिटी, ये आपको अजीब सी बात लग रही होगी कि ये क्या चक्कर हुआ, यानी बेचने वाले ने 1.5 मिलियन देना है कस्टमर को। यस, ऐसे होता है। वो आपको 1 साल का ऑर्डर दे रहे हैं भाई, बड़ा रिस्क खेल रहे हैं। ये जो बड़े बड़े स्टोर हैं, जारा वगैरह, वॉलमार्ट वगैरह, ये जब आपको कोई ऑर्डर करते हैं तो वो फिर अपने बाकी सारे एंड क्लोज कर देते हैं ना, वो फिर आपके 1 साल के लिए आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। तो फॉर दैट डिपेंडेंसी दे वांट टू अश्योर कि आप उनको डिलीवर करेंगे। ऐसा ना होगा कि आप 2 महीने बाद कहें जी सॉरी जी हम हमारे पास तो रॉ मटेरियल नहीं है, ये है वो, ऐसा नहीं। तो उस पर्पज के लिए वो एक सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पर पैसे लेता है, कस्टमर लेता है, ये जो लिखा हुआ है। ठीक है, द कॉन्ट्रैक्ट आल्सो रिक्वायर्स, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कंडीशन है, रिक्वायर्स द एंटिटी टू मेक अ नॉन रिफंडेबल पेमेंट ऑफ ₹1.5 million टू द कस्टमर। 1.5 मिलियन कस्टमर को हमने पेमेंट करनी है। ठीक है, नॉन रिफंडेबल। ओके, at the inception of the contract the ₹1.5 million payment will compensate the customer for the changes। इसके मुख्तलिफ, ये जो 1.5 मिलियन है ना, इसके डिफरेंट जो है वो क्या कहना चाहिए, पर्पसेस हो सकते हैं। ये किकबैक भी हो सकता है। किकबैक जैसे इंश्योरेंस कंपनी को हम इंश्योरेंस करवाते हैं तो वो आपको किकबैक, आपको कुछ पैसे वो वापस कर देते हैं, वो जेन्युइन है, लीगल है सारे का सारा। वो वाले किकबैक नहीं, ये जो गवर्नमेंट के खातों खूतों में लोग इलीगली लेते हैं, लीगल किकबैक्स भी होते हैं। इसी तरह इसका दूसरा पर्पज ये हो सकता है कि आपकी प्रोडक्ट को वो एडवर्टाइज करेंगे। ज़ाहिर है आपकी प्रोडक्ट वो बेच रहे हैं, उन्होंने 1 साल का आपसे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, तो उसके अंदर उन्होंने लिखा जी कि हम आप 1 साल आपसे चीज़ें खरीदेंगे और हम आपसे ये जो है क्या कहते हैं, आप हमारी प्रोडक्ट एडवर्टाइज करेंगे, आप हमें पैसे देंगे, हम आपकी प्रोडक्ट एडवर्टाइज करेंगे, कस्टमर ये कहता है। या कस्टमर कहता है जी आपकी प्रोडक्ट के लिए कोई खास किस्म की शेल्फिंग की जरूरत है, स्टोरेज की या शेल्फिंग की, तो मैं वो मुझे वो बनानी है। 1 साल का मैं कॉन्ट्रैक्ट देता हूँ, लेकिन जो मेरे स्टोरेज और शेल्फिंग के ऊपर पैसे लगेंगे वो आपने देने। ठीक है, तो इसके कई पर्पजेस हो सकते हैं, सिक्योरिटी हो सकती है। यहाँ पर उसने डिस्कस किया कि ₹1.5 million पेमेंट विल कंपनसेट द कस्टमर फॉर द चेंजेस इट नीड्स टू मेक
टू इट्स शेल्विंग टू अकोमोडेट द एंटिटीज प्रोडक्ट। ठीक है, कि उन्होंने अपने शेल्फ जो हैं आपकी प्रोडक्ट के लिए, कोई टेम्परेचर हो सकता है, कोई फ्रीजर लेने हैं, कुछ करना है, मतलब उन्होंने आपकी प्रोडक्ट की नीड के मुताबिक चेंजेस लानी है अपने स्टोर के अंदर, जिसके लिए 1.5 मिलियन यूज होगा। Then he consider the requirement in paragraph and concludes that the payment to the customer is not in exchange for a distant goods or service that transfer to the entity। ठीक है, कि जी ये मुझे इसके अगेंस्ट कोई प्रोडक्ट तो नहीं मिल रही, मतलब मैं ये नहीं कह सकता कि ये उसका रेवेन्यू है, मेरा एक्सपेंस है। ठीक है, लिहाजा मैं कोई प्रोडक्ट तो ले नहीं रहा उससे। बेचने वाला, ये क्या लिखा हुआ है, द एंटी कंसिडर द रिक्वायरमेंट ऑफ IRS 15, ये पैराग्राफ दिए हुए हैं, कंसिडर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ IRS 15 एंड कंक्लूड्स दैट द पेमेंट टू द कस्टमर, कस्टमर को ये जो पेमेंट है, इज नॉट इन एक्सचेंज फॉर अ डिस्टिंक्ट गुड्स और सर्विस, कि कस्टमर मुझे कोई गुड या सर्विस तो नहीं दे रहा, डेट ट्रांसफर टू द एंट्री, जो मुझे ट्रांसफर हो रही हो। ठीक है, लिहाजा ये उसका रेवेन्यू तो नहीं है। ठीक है, और ना मेरी परचेज है। दिस इज बिकॉज द एंट्री डज नॉट ऑब्टेन कंट्रोल ऑफ एनी राइट टू द कस्टमर शेल्फ्स, कि मुझे तो कोई राइट नहीं, या तो वो कहेंगे कि जी ये शेल्फ अब आप कंट्रोल करेंगे, इसमें क्या रखें कितना रखें, नहीं, ऐसा नहीं है। Consequently, the entity determined that in accordance with para 70 of IR 15, the rupees 1.5 million payment is a reduction of the transaction price। ठीक है, इसको क्या, इसका क्रक्स ये है सारे का सारा, कि ये क्या है, ये 1.5 मिलियन इज द रिडक्शन ऑफ ट्रांजैक्शन प्राइस, कि वो जो आपने एक साल के लिए उन्हें गुड्स देनी है, अगर वो फर्ज करें 12 मिलियन की हैं, ठीक है, 12.5 मिलियन की हैं, तो वो अब आपका रेवेन्यू 12.5 मिलियन नहीं है, उसमें से 1.5 मिलियन माइनस कर दें, दैट विल बी रिडक्शन इन द रेवेन्यू। ठीक है, इसको हम रेवेन्यू की डिडक्शन के तौर पर ट्रीट करेंगे, क्योंकि कोई उस 1.5 मिलियन के बदले में मैं कोई चीज खरीद नहीं रहा, ना मुझे कोई कंट्रोल मिल रहा है, ना मुझे कोई सर्विस मिल रही है। ठीक है, then he applies the requirement in para 72 of 15 and concludes that the consideration payable is accounted for as reduction in the transaction price when the entity recognizes revenue for the transfer of the goods। Consequently, as the entity transfer goods to the customer, the entity reduces the transaction price for each good by 10%। ठीक है, ये टोटल आपका कॉन्ट्रैक्ट 15 मिलियन का था, लिहाजा जब जब भी आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे, वो कब कब करना है, जब वो कंट्रोल ट्रांसफर हो जाएगा, ये वो जो पैटर्न है उसका ट्रांसफर का। ठीक है, तो आपने हर दफा क्या करना है, आपने उसका 10% रिड्यूस करके फिर आपने रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना है। ठीक है जी, तो अल्टीमेटली ये जो पैसे आपके पास आए हैं, ये फिर अगले बंदे जो आपने पे किए हैं, ये अल्टीमेटली एडजस्ट होते जाएंगे। ठीक है, consequently as the entity transfer goods to the customer, the entity reduces the transaction price for each goods by 10%। ठीक है, 1.5 मिलियन फिक्सिंग वो इस 10% का। therefore in the first month in which the entity transfer goods to the customer, the entity recognizes revenue of 1.8 मिलियन। ठीक है, 2 मिलियन की उन्होंने गुड्स ट्रांसफर की थी, तो उन्होंने क्या किया है, 1.8 मिलियन का रेवेन्यू जो है वो रिकॉर्ड करेंगे। इनवाइस फ्रॉम इनवाइस्ड अमाउंट लेस 0.2 million of the consideration payable to the customer, changes in the fair value of the share received in revenue। ठीक है, तो वो कह रहा है कि जी जो आपकी रिसीव्ड और रिसीवेबल 2 मिलियन कंसिडरेशन पेएबल टू द कस्टमर, ये लाइन गलत लिखी हुई है, ये लाइन गलत लिखी हुई है, ये लाइन यहाँ नहीं है, इसका कोई तलब लेना देना नहीं है यहाँ। ठीक है जी, आपने अब ये मोड नहीं बताया गया कि जी वो 1.5 मिलियन कैसे देना है, एकदम से दे देना है या देना नहीं है, आपने कहना है कि जी आप हमारे हर दफा के पैसों में से, रेवेन्यू में से काट लिया करें। ठीक है, अगर दे देंगे तो अल्टीमेटली वो आपका एक उसको हम बैंक को क्रेडिट करके और रिसीवेबल डेबिट कर लेंगे। ठीक है, और जब मैं रेवेन्यू बुक करूंगा तो अल्टीमेटली मुझे रेवेन्यू ही अपना काम बुक करना है। ठीक है, लिहाजा ये जो मैंने 1.5 मिलियन दिए हैं, उनसे मेरा रेवेन्यू जो है वो साथ साथ रिड्यूस होता जाएगा, यानी हर दफा जो रेवेन्यू होगा वो 10% से रिड्यूस हो जाएगा। तो अब ये उसने बताया नहीं हुआ कि इसका अरेंजमेंट क्या है, पेमेंट करने का 1.5 इकट्ठा देना है या किस तरह से हमने इसको देखना है। आगे चलें।
अच्छा जी, ये एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। An entity enters into a contract with the customer to sell product A, B, and C in exchange for rupees 100. Okay, the entity will satisfy the product at different point in time. यानी गुड ए एक टाइम पे डिलीवर करनी है, बी दूसरे पे, सी तीसरे टाइम पे डिलीवर करनी है। The entity regularly sells product A separately and therefore the standalone selling price is directly observable. ठीक है, ये हम पीछे जो स्टैंडर्ड पढ़ के आए हैं उसकी एप्लीकेशन है। यहाँ स्टैंड लोन प्राइस वगैरह का हमने जिक्र किया था, वो अब अप्लाई होने लगा, एग्जाम्पल है, इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आती है चीज ये। तो कहता है जी एंट्री ए जो है ये अलहदा से बिक सकती है, जरूरी नहीं है कि जो बी सी खरीदेगा वही खरीदेगा, लिहाजा एंट्री ए की मार्केट की ऑब्जर्वेबल प्राइस हमें अलहदा से मालूम है। ठीक है, द स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट बी एंड सी आर नॉट डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल। बी और सी जो है उनकी अलहदा सेल नहीं होती, हमारे पास नहीं है, ऑब्जर्वेबल नहीं है। Because the standalone selling price of product B and C are not directly observable, the entity must estimate them. मुझे उसे estimate करना पड़ेगा। कैसे estimate करना है? To estimate the standalone selling price, the entity uses the adjusted market assessment approach for product B and the expected cost plus a margin approach for product C. उसने ना आपको ये हो रहा होगा कि ये कैसे, ये वो क्वेश्चन में बताएगा। ठीक है, कि जी चूंकि इनकी डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल प्राइस नहीं है, लिहाजा प्रोडक्ट बी के लिए वो यूज करेगा एडजस्टेड मार्केट असेसमेंट अप्रोच फॉर प्रोडक्ट बी, ये क्वेश्चन में बताएगा, ख्वाब नहीं आनी हमें। ठीक है, एंड एक्सपेक्टेड कॉस्ट प्लस मार्जिन जो है वो फॉर प्रोडक्ट सी। इन मेकिंग दोज एस्टिमेट द एंटी मैक्सिमाइजेस द यूज ऑफ ऑब्जर्वेबल इनपुट्स इन अकॉर्डेंस। कहता है जी जो ऑब्जर्वेबल प्राइसेस होती हैं मैक्सिमम हमने इन्हें यूज करना है। ठीक है, लेकिन जब वो नहीं होंगी तो फिर हम ये दूसरी अप्रोचेस जो हैं, अब इस क्वेश्चन के अंदर तीन अप्रोचेस डिस्कस हुई, एक ऑब्जर्वेबल अप्रोच, ऑब्जर्वेबल मार्केट प्राइस अप्रोच, एक मार्केट असेसमेंट अप्रोच, और तीसरी जो कॉस्ट प्लस मार्जिन अप्रोच। ठीक है, अब वो कहता है कि जी आपने किस तरह इसको इसकी आपने जो है डिटर्मिनेशन करनी है रेवेन्यू की। बेसिकली हमने इस बेस के ऊपर रेवेन्यू डिटर्मिन करना है। स्टैंड अलोन प्राइस ये आगे जी, इसकी 50 है, ये उसने हमें बताई हुई है। ठीक है, ये ऑब्वियसली हमें क्वेश्चन में वो बताएगा कि जी इसकी 50 है, इधर ऊपर नहीं लिखा हुआ तो, लेकिन अल्टीमेटली हमें क्वेश्चन में बताएगा जी इसकी 50 है। तो ये जो एडजस्टेड मार्केट असेसमेंट अप्रोच है वो 25 है। ठीक है, और प्रोडक्ट सी एक्सपेक्टेड कॉस्ट प्लस वो ये है। एडजस्टेड मार्केट असेसमेंट अप्रोच पीछे ये बताई जाएगी क्वेश्चन के अंदर, या वो ऐसे फैक्टर देगा कि आप ये कैलकुलेट करेंगे। हम पीछे पढ़ के आए एडजस्टेड मार्केट प्राइस अप्रोच कैसे कैलकुलेट करनी है, कि जी आपकी प्रोडक्ट से मिलती जुलती प्रोडक्ट अगर मार्केट में एग्जिस्ट करती है तो जो आपकी प्रोडक्ट और उसकी प्रोडक्ट में डिफरेंशिएशन है उसके साथ आप अपनी प्राइस को ऊपर नीचे कर लें, तो वो क्या बन जाएगी, वो एडजस्टेड मार्केट प्लस अप्रोच है। वो ये है कि जी आप ये प्लस मार्जिन अप्रोच, कि जी आपकी कॉस्ट कितनी आती है और प्रॉफिट आप कितना लेना चाहते हैं, आपका जनरल कंपनी का जो है वो जनरल पॉलिसी क्या है प्रॉफिट लेने की, तो कॉस्ट में वो प्रॉफिट ऐड कर लें तो वो प्राइस बन जाएगी। ठीक है, तो ये चीजें या उसने बताई होंगी या हमने ये जो पैरामीटर जैसे मैंने आपको बताए हैं, ऑब्जर्वेबल प्राइस तो बताएगा जी मार्केट में ये चीज इतने की अवेलेबल है। ठीक है, मार्केट असेसमेंट कि जी हमारी चीज से मिलती जुलती चीज इतने की है, लेकिन हमारी चीज ये इतने उसके अंदर ये पॉजिटिव चीज है दूसरी मार्केट वाली चीज से, या हमारे अंदर ये खामी है, तो लिहाजा हमारा ख्याल है कि जो हमारे कंपटीटर की चीज है वो इतने की बिकती है तो हमारी प्राइस उससे 10% कम होगी, ज्यादा होगी, ये मार्केट असेसमेंट अप्रोच होगी। और एक्सपेक्टेड कॉस्ट के ये जो प्रोडक्ट सी है इसके ऊपर हमारी इतनी कॉस्ट आती है और कंपनी की जो प्रॉफिट रेशियो है वो 5% है, तो इसके अंदर 5% प्लस कर दें, तो ये मैंने स्टैंड अलोन प्राइसेस डिटरमिन कर ली। अगर सबकी दी हुई हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दी तो मुझे ऐसा डाटा दिया गया होगा, तो ये मैंने स्टैंड अलोन प्राइसेस का उसका बंडल का कॉम्बिनेशन का स्टैंड अलोन प्राइसेस के जो कंबाइंड वैल्यू है वो 150 आ गई। अब चलेंगे आगे। हाँ जी, द कस्टमर रिसीव्स अ डिस्काउंट फॉर परचेजिंग द बंडल
ऑफ गुड्स बिकॉज अब हम कितने का बेच रहे हैं उसको, अब हम बेच रहे हैं 100 का, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, मैंने उस 100 रुपए का जो रेवेन्यू है उसको मैंने एलोकेट करना है, ठीक है। 100 रुपए का जो रेवेन्यू है मैंने उसे क्या करना है, एलोकेट करना है। कैसे एलोकेट करूंगा, मैं उनकी स्टैंड अलोन प्राइसेस की बेसिस के ऊपर। वो कैसे निकलेगा, ये देखिएगा जरा। प्रोडक्ट ए है जी 100 डिवाइडेड बाय 150 मल्टीप्लाइड बाय इसकी जो स्टैंड अलोन प्राइस है वो कितनी है, 50, ये निकल आएगा, ठीक है। बल्कि इसको इस तरह लिखना चाहिए कि उसकी 50 स्टैंड अलोन प्राइस है आउट ऑफ 150, वो जो पीछे हमने किया 100 में से उसकी प्राइस कितनी होगी, ऐसे कैलकुलेट होना चाहिए। ये प्रोडक्ट ए आ गई, ठीक है। इसी तरह प्रोडक्ट बी आ गई कि इसकी स्टैंड अलोन प्राइस है, पीछे हमने कैलकुलेट की 25 आउट ऑफ अगर 150 होता है तो इनटू ये बंडल 100 का है तो इसमें इसकी प्राइस कितनी होगी। सी उसकी स्टैंड लोन प्राइस पीछे कितनी है 75 डिवाइडेड बाय आउट ऑफ 150 वो इतने का है तो 100 में उसकी कितनी। तो ये हर का रेवेन्यू जो है वो यहाँ निकल आएगा। तो इस तरह हम इसका रेवेन्यू अलग अलग ये कैलकुलेट कर सकते हैं। एक का 33, इसका 17, इसका 50, तो ये टोटल रेवेन्यू की एलोकेशन होगी। अब जैसे जैसे ये गुड्स डिलीवर होंगी हम अपना रेवेन्यू जो है वो रिकॉर्ड करते जाएंगे। यहाँ इस क्वेश्चन के अंदर हमारा मसला एलोकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन प्राइस था, ठीक है। हमारी टोटल ट्रांजैक्शन प्राइस थी 100, तो उसकी एलोकेशन उसका क्वेश्चन था, वो हमने ये बीसी को एलोकेशन एलोकेटिंग ए डिस्काउंट, ये बोल्ड नहीं हो सकता, नहीं हो रहा, चलो। An entity regularly sell product A, B and C individually, thereby establishing the following standalone prices। ये उसने दिया हुआ है क्या जी, प्रोडक्ट ए इतने की बेचते हैं, बी इतने की, सी इतने की, तो उनका जो बंडल है वो 140 का बनता है। In addition, the entity regularly sells product B and C together for ₹60। बी और सी जो है वो 60 रुपए का भी बेचते हैं। केस ए, allocating a discount to one or more performance obligation। अब हमने जो डिस्काउंट दिया है, लाइक जैसे ये था, ये एक स्टैंड अलोन के हिसाब से ये 150 था और कंबाइन के अंदर ये 100 का बिका है तो 50 रुपए का डिस्काउंट है। तब उसकी एलोकेशन हम करने लगे हैं अगले एक क्वेश्चन के अंदर। वो और डाटा, ये और डाटा। देन टी एंटर्स इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट with the customer to sell product A, B and C in exchange for ₹100, the entity will satisfy the performance obligation for each of the product at the different point in time। The contract includes a discount of 40, ठीक है। यदि वो उनका बंडल बनता है 40 का और आप बेच रहे हैं 100 का, तो इसका मतलब है 40 का डिस्काउंट आप दे रहे हैं। ये पिछली एग्जांपल नहीं है, मैं फिर कह रहा हूँ, पीछे जाओ जरा। ये वाली एग्जांपल यहाँ मुकम्मल हो गई, ठीक है। ये अभी से एग्जांपल की बात होने लगी है। ये स्टैंड अलोन के हिसाब से बंडल की प्राइस बनती है 140, आप कितने का बेच रहे हैं 100 का, 40 का डिस्काउंट हो रहा है। अब ये 40 का डिस्काउंट क्या प्रोडक्ट ए में दिया है, प्रोडक्ट बी में दिया है, सी में दिया है, सभी में दिया है, 2 में दिया है, 3 में दिया है, ये देखना है। चलो अच्छा, द कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूड्स अ डिस्काउंट ऑफ 40 ऑन द ओवरऑल ट्रांजैक्शन, ठीक है जी, which would be allocated proportionately to all three performance obligations when allocating the transaction price using the relative standalone price method in accordance with para 81। However, because the entity regularly sells product B and C together for ₹60 and product A for ₹40, it has evidence that the entire discount should be allocated to the promises to transfer प्रोडक्ट बी एंड सी इन अकॉर्डेंस विद पैराग्राफ 82। अब ये देखें, वो कह रहा है कि जी चूंकि बी और सी जो है वो आप रेगुलरली बेचते हैं कितने का, 60 का, ठीक है। और जो आप प्रोडक्ट ए जो है वो आप कितने का बेचते हैं, वो 40 का बेचते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप इकट्ठा भी उन्हें डिस्काउंट करके भी बी और सी 60 का बेच रहे हैं और प्रोडक्ट ए 40 का बेच रहे हैं, तो उनकी कंबाइंड प्राइस कितनी हो जाती है स्टैंड अलोन के हिसाब से 100, क्योंकि बी और सी इकट्ठी बिक रही हैं, ठीक है। गो के सबकी इंडिविजुअल हमारे पास स्टैंड अलोन प्राइस मौजूद है, लेकिन जब दो की इकट्ठी स्टैंड अलोन प्राइस
हमें पता हो तो वो कंसिडर करनी है। तो वो स्टैंड अलोन प्राइस जो है वो कितनी बनती है 60, और प्रोडक्ट ए की प्राइस कितनी है 40, तो ये भी 100 बनता है, ये भी क्या बनता है 100 बनता है। इसका मतलब क्या हुआ, पीछे जाओ जरा, इसकी स्टैंड अलोन प्राइस भी 40 है, ठीक है। और इसका मतलब क्या हुआ, ये जो 55 और 45 हो के इन दोनों की प्राइस कितनी बनी है 90। ये जो 90 की चीज है ये 100 बन रही है, हाँ जी सॉरी 100। ये जो 100 की चीज है ये दरअसल बिक रही है कॉम्बिनेशन के अंदर। तो इसका मतलब ये हुआ ये जो सारे का सारा डिस्काउंट है ये बी और सी प्रोडक्ट के अंदर है, क्योंकि जो प्रोडक्ट ए की स्टैंड लोन प्राइस है वो भी 40 है, और जो उसकी बंडल में प्राइस है वो भी 40 बन जानी है, ठीक है, क्योंकि उनकी जो प्राइस है आफ्टर जब वो इकट्ठी बिकती हैं तो वो बन जाती है 60। इसका मतलब सारा डिस्काउंट बी और सी के अंदर है। चलें जी, and product is 40, it has evidence that the entire discount should be allocated to promises to transfer product B and C in accordance with paragraph 82। ठीक है, उसके अंदर उसने लिखा हुआ है कि जी जब ये दो बंड आपने दो प्रोडक्ट की लहदा से स्टैंड लोन प्राइस मौजूद हो तो फिर सारा डिस्काउंट जो है हमने, if the entity transfer control of product B and C at the same point in time, then entity could, as a practical matter, account for the transfer of those product as a single performance obligation. That is, the entity could allocate 60 of the transaction price to the single performance obligation and recognize revenue of 60 when product B and C simultaneously transfer to the customer. अगर उन दोनों की इकट्ठी डिलीवरी होती है तो if the contract requires the entity to transfer control of product B and C at different point in time, तो फिर जाहिर है फिर जब B को ट्रांसफर करेंगे उसका रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे, जब C को ट्रांसफर करेंगे उसका रेवेन्यू, अगर इकट्ठे करेंगे फिर तो कोई इश्यू नहीं है, उनको सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन ले देंगे क्योंकि वो दोनों ही डिस्टिंक्ट गुड बन रही हैं, और उस वक्त हम 40 का 40 डिस्काउंट उसको एलोकेट कर देंगे। लेकिन प्रॉब्लम उस वक्त आएगी जब बी और सी का जो की डिलीवरी जो है वो अलग-अलग पॉइंट इन टाइम पे होगी। तो फिर क्या करेंगे, इफ द कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर्स द एंटिटी टू ट्रांसफर कंट्रोल ऑफ प्रोडक्ट बी एंड सी एट डिफरेंट पॉइंट्स इन टाइम, then the allocated amount of ₹60 is individually allocated to the promises to transfer product B standalone price of ₹55 and product C standalone। तो फिर उनका एक कॉम्बिनेशन बना लें, यानी उनकी उनकी अपनी स्टैंड लोन प्राइसेस कितनी है वो उसने दी हुई हैं कि प्रोडक्ट बी की कितनी है जी वो 55 है, और प्रोडक्ट सी की कितनी है वो 45 है। ठीक हो गया, ये कितना हो गया 100। तो अब ये जो 60 की प्राइस है अल्टीमेटली ये अब टोटल प्राइस उसकी बन गई है 60। अब मैं क्या करूंगा, मैं उसकी एलोकेशन कर दूंगा। कैसे करूंगा कि यार ये जो प्रोडक्ट बी है इसके लिए मैं कहता हूं कि जी अगर प्राइस 100 होती है तो उसमें से 55 किसकी प्राइस है प्रोडक्ट बी की, तो 60 में से कितनी प्राइस होगी ये निकल आएगी 33। और अगर टोटल प्राइस होती है सॉरी ये अच्छा जी, अगर ये 100 में से इसकी प्राइस 45 होती है तो 60 में से कितनी होगी, ये निकल आएगी जी आपकी 27। इन दोनों को जमा कर लेंगे तो ये 60 आ जाएगा। तो ये आप देख लें कि ये 60 प्राइस एलोकेशन होगी। जब ये प्रोडक्ट भेजूंगा तो 33 का रेवेन्यू रिकॉर्ड करूंगा, जब ये बेचूंगा तो 27 का रिकॉर्ड करूंगा। और अगर दोनों इकट्ठे बिकेंगी तो फिर दोनों को हमने इकट्ठे ही देखना है, ठीक है। ओके, रेजिडुअल अप्रोच, एक तीसरी अप्रोच भी है, वो क्या है ये भी जरा देखिएगा। द एंट्री एंटर्स The entry enters into a contract with the customer to sell product A, B, and C as described in case के जैसे हमें केस इन केस ए में कहता है कि एंटर इनटू टू सेल प्रोडक्ट ए बी एंड सी। ठीक है जी, तीनों प्रोडक्ट बेचनी है। द कॉन्ट्रैक्ट आल्सो इंक्लूड्स अ प्रॉमिस टू ट्रांसफर प्रोडक्ट डी। ठीक है, कहता है जी एक डी प्रोडक्ट भी हमने ट्रांसफर करनी है। टोटल कंसिडरेशन इन द कॉन्ट्रैक्ट इज, ठीक है, टोटल कंसिडरेशन कितनी है 130 ए। द स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट डी इज हाईली वेरिएबल। ठीक है जी, हाईली वेरिएबल प्राइस है बिकॉज द एंटिटी सेल्स प्रोडक्ट डी टू डिफरेंट
कस्टमर्स फॉर अ ब्रॉड रेंज ऑफ अमाउंट्स। किसी को वो 15 रुपए की बेच देते हैं, किसी को 20 की, किसी को ये 15 से लेके 45 रुपए में बिकती है। ये डिपेंड करता है कौन सा बंदा काबू आ गया, ठीक है। Consequently, the entity decided to estimate the standalone selling price of product D using the residual approach। जब इस तरह हो कि इसकी कोई हमें स्टैंड लोन प्राइस अलहदा से पता ना हो, तो फिर हम रेजिडुअल अप्रोच के तहत इसकी स्टैंड लोन प्राइस जो है वो डिटरमिन कर लेते हैं, ठीक है। Okay. Before estimating the standalone selling price of product D using the residual approach, the entity determines whether any discount should be allocated to the other performance obligation in contract and accordance। ठीक है, कह रहा है कि जी उसको प्राइस एलोकेट करने से पहले हमने देखना है कि जो डिस्काउंट है क्या बाकी प्रोडक्ट को भी जा रहा है। Case A, because the entity regularly sell product B and C together for 60 and product A for rupees 40, it has observable evidence that 100 should be allocated to these three products and rupees 40 discount should be allocated to the promise to transfer product B and C and according। ये तो पहले वाली बात है कि जी हम कर चुके हैं कि जी वो जो 100 रुपए की प्राइस है उसमें से आप क्या करेंगे कि जी ए फॉर रुपीज 40, यानी प्रोडक्ट ए जो है वो 40 रुपए के और बाकी बी और सी जो है वो 60 रुपए की है। यूजिंग द रेजिडुअल अप्रोच द एंटी एस्टिमेट द स्टैंड लोन। अब हमारा मसला सिर्फ रह गया प्रोडक्ट डी का। तो अब मेरे पास ये स्टैंड लोन प्राइसेस दी हुई हैं। प्रोडक्ट ए की कितनी है जी 40, और इसकी इन दोनों की कितनी है 60, बी और सी की। जब रेजिडुअल अप्रोच यूज करनी हो तो ये 2 स्टेप प्रोसेस हो जाएगा। ये पहला स्टेप है। पहले स्टेप के अंदर हमने क्या किया, ये पहला स्टेप है, हमने इनको इन दोनों को अंदर प्राइस एलोकेशन की और डिस्काउंट एलोकेट किया। ऐसे ही किया ना पिछले जो क्वेश्चन करके आए हैं, ठीक है। प्रोडक्ट डी अब एडिशनल आ गई, तो क्या हुआ, इसकी बी और सी की कंबाइंड स्टैंड अलोन प्राइस मौजूद है, वो कितनी है 60 है, ठीक है। बंडल बिकना है 130 का, लिहाजा 130 में से 60 और 40 माइनस कर दिया, तो ये जो प्रोडक्ट डी है ये 30 रुपीज इसकी रेजिडुअल अप्रोच। इसको हम बोलते हैं रेजिडुअल अप्रोच। क्या करना है कि पहले मैंने जो मेरे पास टोटल प्राइस है उसमें से मैंने कहा जी 40 जो है, आमतौर पर बी और सी का बंडल बेचते हैं और अगर 100 की चीज बिकती है तो उसमें से फिर 40 जो है वो प्रोडक्ट ए है, लेकिन मेरी टोटल प्राइस ए बी सी डी भी शामिल कर लें तो वो बनती 130। तो 130 में से इनकी जो स्टैंड लोन प्राइस है वो मैंने अलग-अलग निकाल ली है, तो बाकी जो प्राइस बचेगी वो स्टैंड लोन प्राइस हो जाएगी प्रोडक्ट डी की, विच इज 30। वो 30 की प्राइस है जो कि प्रोडक्ट डी की है। चलेंगे, देन टू ऑब्जर्व दैट the resulting rupees 30 allocated to product D is within the range of its observable selling price। ठीक है, हाँ कहता है ये इस बात से भी प्रूफ हो जाता है कि ये जो 30 है वो जो हमारी ऑब्जर्वेबल प्राइस थी जो कि रेंज कर रही थी, हमें ये रेजिडुअल अप्रोच क्यों यूज करनी पड़ी, क्योंकि इसकी सिंगल रेजिडुअल प्राइस मौजूद नहीं थी, मार्केट प्राइस, ठीक है, स्टैंड लोन। तो हमने कहा इस रेंज में से अब इसको बड़ा वर्नेबल है 15 और कहाँ 45, तो हमने इसको रेजिडुअल अप्रोच से डिटरमिन किया और डिटरमिन करने के बाद हमने वो प्रूफ भी कर लिया कि ये 30 निकली और ये इसी रेंज के अंदर। देयरफॉर द रिजल्टिंग एलोकेशन इज कंसिस्टेंट विद द एलोकेशन ऑब्जेक्टिव इन पर। तो कहता है कि जी अगर आपकी उस रेंज में आ रही है तो इसका मतलब ये है कि आपने स्टैंडर्ड जो कहता है कि जी उस रेंज में होनी चाहिए, इसका मतलब है कि वो रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी हो रही है, इसलिए आप इसको जो है वो मैनेज कर सकते हैं। कब कहता है जी रेजिडुअल अप्रोच इनअप्रोप्रिएट होगी, द सेम फैक्ट एज द केस बी अप्लाई टू केस सी एक्सेप्ट द ट्रांजैक्शन प्राइस इज 105 इंस्टेड ऑफ 130। ठीक है, पीछे जो हमने पढ़ा है तो वहां पर 1030 की जगह 105 कर दे। अप्रोच वुड रिजल्ट इन a stand alone selling price of ₹5, जो कि आप अगर उसको ये करके देखें ना, ये पिछले वाले क्वेश्चन को कि जी आपकी जो प्राइस है वो कितनी होगी है, वो होगी 105। तो इस केस के अंदर आपकी जो रेजिडुअल प्राइस अगर आप उस तरीके से निकालेंगे, पीछे जाओ जरा, यहाँ पर अगर आप निकालेंगे ये 2 है और 105 अगर ये है, तो इसमें से अगर मैं 100 माइनस कर दूंगा तो ये 5 आ जाएगी। ठीक है, वो कह रहा है कि ये हमारे स्टैंडर्ड कहता है कि जो आपकी रेंज में नहीं आएगी जब, तो वो क्या होगी, वो इनअप्रोप्रिएट रेजिडुअल प्राइस होगी, चलो स्टैंड लोन प्राइस होगी। तो कहता है कि अगर ये हम करते हैं, कंसिक्वेंटली द एप्लीकेशन ऑफ रेजिडुअल अप्रोच वुड रिजल्ट इन स्टैंड लोन सेलिंग प्राइस ऑफ 5 फॉर प्रोडक्ट डी
that is rupees 105 transaction price less 100 allocated to product A, B, C. The NT concludes that rupees 5 would not faithfully depict the amount of consideration to which the NT expect to be entitled in exchange for satisfying its performance obligation to transfer product D. ठीक है, कहता है वो उस रेंज में नहीं आ रही, वो satisfactory नहीं है, because rupees 5 does not approximate the standalone selling price of product D, which ranges from 15 to 45. Simple बात है, हमें इतना लंबा चौड़ा लिखा हुआ. Consequently, the NT reviews its observable data, including sales and margin reports, to determine the standalone selling price of product D using another suitable method. तो कहते हैं आप फिर किसी और suitable method से आप इसकी allocation कर सकते हैं. The NT allocates the transaction price of 105 to product A, B, C, D using the relative standalone selling prices of those products in accordance with. फिर कहता है कि जी उनकी जो स्टैंड लोन जिस मेथड से भी आप निकालेंगे, इनकी स्टैंड लोन रेलेवेंट प्राइसेस हमारे पास आ गई. इसकी 40 है, इन दोनों की 60 है, और इसकी जो है वो किसी और मेथड से अब वो कहता है आप उसका सेल और मार्जिन रिपोर्ट्स वगैरह लेके ऑब्जर्वेबल डाटा से आप क्या कर सकते हैं, कोई इसकी ऐसी प्राइस डिटरमिन कर सकते हैं जो कि इस रेंज के अंदर आ रही हो. तो फिर हम उसके मुताबिक ही इसको करेंगे. वो इस तरह की जो अदर मेथड्स हैं वो चूंकि पता होना चाहिए कि ये जो रेजिडुअल प्राइस है ये कब अप्रोप्रिएट है, कब इनअप्रोप्रिएट है. इनअप्रोप्रिएट कब है ये हमने यहाँ पर बात कर ली. इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग, लो जी बस जी यहाँ तक रहेंगे. आज का हमारी मेन डिस्कशन एलोकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन प्राइस के ऊपर थी. ठीक है, अब कल इंशाल्लाह ताला हम इससे आगे चलेंगे. ये एक नई जहद शुरू हो रही है, इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग कॉन्ट्रैक्ट. के कॉन्ट्रैक्ट जब हम याद है शुरू में मैंने कहा जी कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग ए कॉन्ट्रैक्ट एंड कॉस्ट ऑफ फुलफिलिंग ए कॉन्ट्रैक्ट. तो अब उसके ऊपर कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग ए कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर कुछ आज का एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आज ही सॉल्व कर लीजिएगा. अल्लाह मियां आपको हमें अपनी ज़बान में रखे.